गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम क्लास 12th की सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम को कवर कर रहे हैं, इंग्लिश वाली, और बाकी अदर सब्जेक्ट्स के भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं। 14 सितंबर को आपकी एग्ज़ाम है, तो इंग्लिश सब्जेक्ट की यदि हम बात करें तो सेक्शन वाइज हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं। अभी तक हमने सेक्शन सी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ना, और नोट मेकिंग एवं समरी, सारी चीज़ें, ग्रामर वाला पोर्शन सभी हम कंप्लीट कर चुके हैं और उनको हमने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की यदि हम बात करें तो टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 50 क्वेश्चंस के वीडियो भी मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ। क्लास 12th सप्लीमेंट्री के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही अदर सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इनके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं डाल चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जाकर आप देखें, सेपरेट डाल दी है। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के वीडियो की हम शुरुआत करें तो आज का जो हमारा टॉपिक है सेक्शन डी है। इंग्लिश का जो आपका पेपर रहेगा, इसमें सेक्शन डी में क्या पूछते हैं उससे संबंधित है। अब सेक्शन डी की हम बात करें तो सेक्शन डी में वो एक्सट्रैक्ट पूछते हैं। एक्सट्रैक्ट के अंतर्गत जो पोएम की 4 या 5 लाइनें दी हुई रहती हैं, उन 4-5 लाइनों को पढ़कर हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने रहते हैं। जैसे रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। ये बार बार प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले ही क्वेश्चन है, तो 2 या 3 वीडियो में मैं आपको कवर कर दूंगा, है ना। कल शाम तक आपको एक्सट्रैक्ट मतलब सेक्शन डी हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, वीडियो को आप पूरा देखें और साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास हमारे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, इसको करते हैं। पहले आपको ये लाइनें पढ़ना है, जैसे टीच मी टू लिसन लॉर्ड, टू दोज फार फ्राम मी, अस लिखा हुआ है, वैसे इसमें ये मिसप्रिंट है। द विस्पर ऑफ होपलेस, द प्ली ऑफ फॉरगटन, द क्राई ऑफ द एंग्विश्ड। ये जैसे ही हमने 4 लाइनें पढ़ी तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये पोएम नंबर 1 टीच मी टू लिसन लॉर्ड, जिसके राइटर एनोनिमस है, मतलब कोई राइटर नहीं है, ऐसा एनोनिमस वहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको एक ज़रूर सलाह दूंगा कि चैप्टर नंबर 1 से लगाकर चैप्टर नंबर 19-20 जहाँ तक भी आपके चैप्टर हैं, उन सारे चैप्टर के नाम और उनके राइटर के नाम आप याद कर लें। ठीक है, इतना यदि आप कर लेते हैं तो 1 या 2 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। चलिए, अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, ए वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड हियर। हियर शब्द का सिमिलर मीनिंग पूछ रहा है वो, तो हियर का अर्थ होता है सुनना। क्या अर्थ होता है? सुनना। ठीक है, अब इसका पर्यायवाची पूछ रहा है तो 3 ऑप्शन दिए गए, जैसे पीयर, पीप और लिसन। तो लिसन का अर्थ भी सुनना होता है और हियर का अर्थ भी सुनना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, द अपोजिट वर्ड ऑफ नियर। नियर शब्द का अपोजिट लिखना है। कई बार वो अपोजिट ना लिखते हुए यहाँ पर लिख देते हैं एंटोनिम। क्या लिख देते हैं? एंटोनिम। तो एंटोनिम का अर्थ भी अपोजिट ही होता है। तो नियर का अर्थ होता है पास में, तो इसका दूर होगा, तो फार। ऑप्शन नंबर 1 जो दिया गया है ये इसका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो गिव द नेम ऑफ पोएम फ्रॉम विच दिस लाइन हैव बीन टेकन। क्वेश्चन का अर्थ ये हो रहा है कि उस पोएम का नाम लिखो या उस पार्ट का नाम लिखो जिससे ये 4 लाइनें ली गई हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि उसका जो नाम है वह नाम है टीच मी टू लिसन लॉर्ड। क्या नाम है? टीच मी टू लिसन लॉर्ड। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें तो बी वाला है, इसमें भी 4 लाइनें दी गई हैं और नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। तो सबसे पहले लाइनें पढ़ते हैं। कैन आई एडमायर द स्टैचू ग्रेट व्हेन लिविंग मैन स्टार्व एट इट्स फीट, कैन आई एडमायर द पार्क ग्रीन ट्री, ए रूफ फॉर होमलेस मिजरी। जैसे ही हमने इन 4 लाइनों को पढ़ा तो हमारे दिमाग में आ गया कि चैप्टर नंबर 10 हमारा है और उसका नाम है हिल टॉप टेम्पल। क्या नाम है? हिल टॉप टेम्पल से ये लाइनें ली गई हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। नेम द पोएट। पोएट मतलब कवि, तो कवि का नाम मतलब किस कवि ने इन लाइनों को लिखा है, तो W.S. डेविस ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गिव द मीनिंग ऑफ वर्ड स्टार्व। स्टार्व का मीनिंग लिखना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो पहले हम इसके मीनिंग को डिस्कस कर लें। तो स्टार्व का अर्थ होता है भूखमरी। क्या अर्थ होता है?
भूखमरी, और भूखमरी को अंग्रेजी में कहते हैं हंग्रीनेस। क्या कहते हैं? हंगर या फिर हंग्रीनेस। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं जैसे डाई ऑफ हंगर, लेबर हार्ड, वर्क कंफर्टेबली, लिव हैप्पीली। तो यहाँ पर दिया गया डाई ऑफ हंगर मतलब भूख के कारण मरना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट से दैट ही कैन नॉट एडमायर द ग्रेट स्टैचू। यहाँ पर कवि ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप देख लेना और मैं मेरे हिसाब से भी आपको बता देता हूँ। कवि कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति भूखमरी के कारण मरता है तो फिर मैं स्टैचू की प्रशंसा नहीं करूँगा, ये नहीं कर सकता। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको देख लेना। अगला इसी का क्वेश्चन है, आप ये चाहें तो ये लिखें या फिर इसको भी लिख सकते हैं। तो गिव नाउन फॉर्म ऑफ एडमायर, एडमायर की नाउन फॉर्म लिखना है। तो एडमायर का अर्थ होता है प्रशंसा करना, तो ये एक वर्ब हो गई। अब इसकी नाउन फॉर्म लिखना है। तो नाउन फॉर्म में जनरली क्या होता है कि उसमें TION लास्ट में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, जिस वर्ड में TION लास्ट में लिखा हुआ रहता है वो 99% नाउन फॉर्म होती है। ठीक है, देखिए तो इसका होगा एडमायरेशन, एडमायरेशन TION, ये इसकी नाउन फॉर्म होगी। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं अभी आपकी एग्ज़ाम नज़दीक है तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी मैं आपको एडवर्ब, एडजेक्टिव कैसे पहचानते हैं, है ना, नाउन फॉर्म कैसे पहचानते हैं या उसको एक से दूसरे में परिवर्तित कैसे करते हैं, इस पर मैं स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ, है ना। तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर देखें। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, तो वैसा का वैसा ही है, 4 लाइनों को पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देखना है। तो पढ़ते हैं। द वंडरफुल एयर इज़ ओवर मी एंड द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्री, इट वॉक्स ऑन द वाटर एंड वेल्स द मील्स एंड टॉक्स टू इटसेल्फ ऑन द टॉप ऑफ द हिल। जैसे ही हमने इन लाइनों को पढ़ा तो हमारे दिमाग में आ गया है कि ये हमारा लेसन नंबर 4 है शायद, है ना। आप देख लेना एक बार, है ना, जिसका नाम है वंडरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो है ना, इसको आप हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से। अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे हैं, द अपोजिट ऑफ बॉटम, बॉटम का अपोजिट लिखना है। अपोजिट के स्थान पर वो एंटोनिम भी दे सकते हैं कि राइट द अपोजिट ऑफ बॉटम, माफ़ कीजिएगा, एंटोनिम ऑफ बॉटम। तो बॉटम का अर्थ होता है किसी भी वस्तु का निचला हिस्सा, सबसे निचला हिस्सा जो रहता है उसको बॉटम कहते हैं, निचला। बॉटम मतलब निचला। अब इसका अपोजिट होगा सबसे ऊपरी हिस्सा, तो वो होता है टॉप। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड दैट राइम्स विथ ट्री। राइम का अर्थ होता है लय, जैसे ट्री का मी तो विल, मी टॉप और मील, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइमिंग वर्ड्स रहेगा। अगला है, गिव द नेम ऑफ द पोएम। पोएम का नाम है तो वंडरफुल वर्ल्ड है, मैंने पहले ही बता दिया है। फ्रॉम विच दिस एक्सट्रैक्ट हैव बीन टेकन, जिससे इस कविता इन लाइनों को लिया गया है उसका नाम लिखना है, तो वो वंडरफुल वर्ल्ड है। और ये कभी कभार वो पोएट का नाम भी पूछ लेते हैं, तो वो है विलियम ब्राइटी रैंड्स, इसके राइटर का नाम है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये आप ध्यान में रखना कि ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। उम्मीद करता हूँ कि इनमें से ही कोई सा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए और आपको अच्छे नंबर आ जाए, है ना, ऐसी उम्मीद मैं रखता हूँ। आगे भी आपके लिए इसी प्रकार के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए प्रोवाइड करूँगा, सो डोंट वरी। अगला क्वेश्चन है, सम पीपल से दैट यू आर ए डियर, येट डियर इज़ फार फ्रॉम चीप, ए जंपर इज ए थिंग यू वियर, येट ए जंपर हैज़ टू लीप, it's very clear, it's very pure, and pray who is to blame for different meaning to some words pronounced and spelled the same। देखिए ये जो लाइनें ली गई हैं, ये लाइनें ली गई हैं हमारा पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 16 है ये, मतलब 16 नंबर का हमारा पार्ट है। उसमें कविता है इंग्लिश लैंग्वेज, क्या नाम है उसका, इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, उससे ये 4 लाइनें ली गई हैं। अब इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है कि शब्द कोई सा रहता है तो उसके अर्थ, स्पेलिंग सेम रहती है लेकिन अर्थ अलग अलग रहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक शब्द दिया गया है JUMPER, जंपर। जंपर का अर्थ होता है कूदने वाला। क्या अर्थ होता है, कूदने वाला। और जंपर का एक मीनिंग और होता है, महिलाएं आउटर गारमेंट पहनती हैं, ढीला ढाला कपड़ा यदि वो पहनती हैं, जैसे हमने कपड़े पहन लिए,
कपड़े पहनने के बाद में महिलाएं ऊपर से एक और कपड़ा पहनती हैं, है ना, आउटर गारमेंट जिसको हम बोलते हैं, तो उसको भी जंपर कहते हैं। तो जंपर के 2 मीनिंग हो गए यहाँ पर ये। इसी प्रकार से यहाँ पर एक वर्ड दिया गया, आपने पढ़ा होगा क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। क्रिकेट का एक अर्थ होता है खेल, जो क्रिकेट खेलते हैं ना हम, जिसमें बॉलिंग बैटिंग करते हैं। और क्रिकेट का एक अर्थ और होता है झिंगूर, एन इंसेक्ट, मतलब एक कीड़े का नाम भी क्रिकेट है। तो ये अंग्रेजी भाषा है ना। तो इसी प्रकार से अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे हैं। जैसे व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ वर्ड डियर। डियर का अर्थ क्या होता है? देखो, डियर का अर्थ होता है प्रिय। क्या अर्थ होता है? प्रिय। हम कहते हैं ना कि यू आर माई डियर फ्रेंड, तुम मेरे प्रिय मित्र हो। तो डियर का एक अर्थ होता है प्रिय, और डियर का एक अर्थ होता है महंगा। क्या अर्थ होता है? महंगा। तो यहाँ पर डियर का अर्थ है महंगा, तो इसका जो अपोजिट होगा वो अपोजिट होगा चीप। चीप का अर्थ होता है घटिया या सस्ता, कम पैसे वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। यदि वो आपसे यहाँ पर अपोजिट के स्थान पर सिमिलर मीनिंग पूछता या सिनोनिम पूछता तो हम डियर का कॉस्टली लगा देते। कॉस्टली का अर्थ होता है महंगा या जिसमें अधिक पैसे खर्चे हों। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड जंपर हैज़ 2 मीनिंग। जंपर के 2 अर्थ हैं। इट्स 1 मीनिंग इज वन हु जंप्स, व्हाट इज इट्स सेकंड मीनिंग। देखो, अभी मैंने डिस्कस किया और यहीं पर क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने। जंपर के 2 अर्थ हैं। एक तो है कि कोई व्यक्ति यदि कूदता है तो उसको जंपर कहते हैं, कूदने वाला, छलांग लगाने वाला। तो दूसरा अर्थ क्या है? तो दूसरा अर्थ है ए वुमेन्स लूज आउटर गारमेंट। एक महिला ढीला कपड़ा पहनती है, कपड़ों के ऊपर बाहर से अलग से कुछ, है ना, आउटर गारमेंट पहनती है, तो उसको हम बोलते हैं जंपर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नेम द पोएम, मतलब कविता का नाम लिखना है जिससे ये लाइनें ली गई हैं। तो वो है द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास हमारे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार के और भी वीडियो यदि आप चाहते हैं तो आप कमेंट्स करें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अच्छे से तैयारी करें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।